कभी सोचा है कि कड़ाके की ठंड असल में कैसी होती है, जब वो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हिम्मत को भी तोड़ देती है। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी ही रात के सफर पर। एक कहानी जो सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी जद्दोजहद की और समाज की उस कड़वी सच्चाई की जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पोस की रात की। और कमाल की बात यह है कि लगभग 100 साल बाद भी ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो एक कहानी एक रात। अब देखिए, कहानी का विश्लेषण तो करेंगे ही, पर उससे पहले जरा उस दुनिया को महसूस करते हैं जिसे प्रेमचंद ने अपने शब्दों से बनाया है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक घनी अंधेरी रात, ठिठुरन ऐसी कि हड्डियां कांप जाएं और खामोशी इतनी कि सिर्फ हवा की साए साए की आवाज आ रही है। प्रेमचंद लिखते हैं, तारे भी ठंड से कांप रहे थे। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरी रात का, उस पूरे माहौल का निचोड़ है। एक ऐसी सर्दी जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह तक को जमा देती है। हम इसी दुनिया में कदम रख रहे हैं। और इसी बेरहम रात के अंधेरे में हमें मिलता है कहानी का किरदार, हल्कू, एक किसान। पर असल में हल्कू सिर्फ हल्कू नहीं है, वो हर उस गरीब किसान का चेहरा है जो एक साथ कुदरत से भी लड़ रहा है और सिस्टम से भी। पर हल्कू इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उसका एक साथी है, उसका वफादार कुत्ता जबरा। और इस पूरी ठंडी अंधेरी कहानी में उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वही उम्मीद के एक छोटी सी गर्म किरण जैसा है। और इन दोनों का सामना देखिए किसी इंसान से नहीं है, इनका मुकाबला है कहानी की सबसे बड़ी ताकत से। पोस की वो बेरहम रात, एक ऐसी रात जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये उनकी लाचारी का, उनकी बेबसी का दूसरा नाम है। तो ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी आखिर लिखी किसने? चलिए अब जरा कहानीकार के बारे में जानते हैं। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में जिन्हें उपन्यास सम्राट का दर्जा मिला है, वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो समाज के एक ऐसे पेंटर थे जो शब्दों से तस्वीरें बनाते थे। लेकिन उनकी कला हमेशा एक जैसी नहीं रही। वक्त के साथ उनके लिखने के तरीके में एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी बदलाव आया। वो आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ मुड़ गए। यहाँ जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पोस की रात छपी थी 1930 में, और ये वक्त उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो सिर्फ अपनी कहानियों के सब्जेक्ट नहीं बदल रहे थे, उस दौर में वो खुद भी पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। और जाहिर है इन तजुर्बों ने उनके लिखने को और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा असली बना दिया। आदर्श से यथार्थ तक ये कहानी उनके लिखने में आए इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। अब वो सिर्फ ये नहीं लिख रहे थे कि दुनिया को कैसा होना चाहिए, नहीं, अब वो उस कड़वी सच्चाई को दिखा रहे थे कि दुनिया असल में कैसी है। और ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है उनका शुरुआती दौर आदर्शवाद का, जहाँ किरदार बहुत अच्छे होते थे, दिल बदल जाते थे और कहानी का अंत ज्यादातर अच्छा होता था। और दूसरी तरफ है उनका बाद का यथार्थवाद, पोस की रात जैसी कहानियां, जहाँ वो जिंदगी की कड़वी हकीकत, समाज की क्रूरता और सिस्टम की नाकामी को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे थे। और इसी बदलाव के साथ प्रेमचंद की कलम अब सिर्फ कहानियां नहीं लिख रही थी, वो किसान जीवन की तकलीफों को, उनकी ट्रेजेडी को दुनिया के सामने लाने वाला एक ताकतवर हथियार बन गई थी। तो चलिए अब कहानी का विश्लेषण करते हैं, सीधे पोस की रात के दिल में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज़ इस कहानी को इतना महान, इतना खास बनाती है। सिर्फ 3 रुपए, यकीन करना मुश्किल है ना? पर इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो इन्हीं 3 रुपयों पर टिकी है। और ये सिर्फ सिक्के नहीं है, नहीं, ये हल्कू की महीनों की हाड़ तोड़ मेहनत है। ये एक गरम कंबल खरीदने की उसकी अकेली उम्मीद है, और यही उम्मीद उसे जमींदार को देनी पड़ती है। और बस यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रात की ठंड के बारे में है ही नहीं, ये कहानी प्रतीक है उस चक्र का, उस नर्क का जो कभी खत्म नहीं होता। कर्ज का चक्र, मजबूरी का चक्र और शोषण का चक्र, जिसमें हमारे देश का किसान न जाने कितनी पीढ़ियों से फंसा हुआ है। और प्रेमचंद का असली जीनियस पता है कहाँ दिखता है?
हल्कू के दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई को दिखाने में। उसकी जंग सिर्फ बाहर की ठंड से नहीं है, उसकी असली जंग तो अपने अंदर की लाचारी से है। जब ठंड उसकी हिम्मत को बिल्कुल तोड़ देती है और वो अपनी फसल बचाने नहीं उठता, तो वो सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, वो एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक मौन विद्रोह है उस सिस्टम के खिलाफ जहां मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं। और विडंबना देखिए कि उसे अपनी बर्बाद होती फसल से ज्यादा सुकून उस आग की गर्मी में मिल रहा है। और कहानी का अंत, उफ, वो हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है, एक ऐसे ख्याल के साथ छोड़ देता है जो शायद इस कहानी का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। इसे कहते हैं दुखद मुक्ति, ट्रैजिक लिबरेशन। और सच मानिए, यही वो चीज़ है जो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मास्टरपीस बनाती है। ये वो खौफनाक पल होता है जब इंसान को अपनी ही बर्बादी में आज़ादी मिलने लगती है। हल्कू अपनी फसल के तबाह होने से दुखी नहीं है, वो खुश है कि चलो अब कम से कम उन ठंडी रातों में खेत पर सोना तो नहीं पड़ेगा। सोचिए, जब जिंदगी का संघर्ष इतना दर्दनाक हो जाए कि हार जाने में ही जीत महसूस होने लगे। तो क्या ये कहानी बस गुजरे जमाने का एक किस्सा है, एक पुराना दस्तावेज? बिल्कुल नहीं। चलिए बात करते हैं कि पूस की रात आज भी, इतने सालों बाद भी, क्यों हमारे दिलों में जिंदा है। तो क्यों है पूस की रात एक टाइमलेस क्रिएशन? सबसे पहले तो ये इंसानी साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास है। ये हल्कू और जबरा के जरिए इंसान और जानवर के बीच के उस खूबसूरत रिश्ते को दिखाती है जो मुश्किल वक्त में बनता है। और सबसे जरूरी बात, ये कर्ज, लाचारी, सिस्टम की नाकामी जैसे मुद्दे उठाती है। और दुख की बात यह है कि ये मुद्दे आज भी दुनिया भर के किसानों के लिए एक कड़वी हकीकत है। ये कहानी एक सीधी सी बात साबित करती है कि सबसे गहरी, सबसे बड़ी बातें अक्सर सबसे सीधी सादी कहानियों में ही छुपी होती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कहानी को लिखे हुए लगभग 100 साल होने वाले हैं, पर सवाल आज भी वही है, क्या आज के किसान के लिए पूस की रात खत्म हो गई है, या वो अंधेरा, वो ठिठुरन आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।